दोस्तों आज की पहली कहानी जिन्होंने हमको भेजी है उनका नाम है डॉक्टर सुमित तिवारी, जो कि मध्य प्रदेश से लिखते हैं। मैं पहली बार अपने साथ घटी इस घटना को किसी के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसे घटना तो नहीं कह सकते, पर यह एक आपबीती ज़रूर है। ये उन दिनों की बात है जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं अपने कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहता, पर यह ज़रूर बता देना चाहूँगा कि ये मुंबई की एक बहुत बड़ी मेडिकल कॉलेज है। इस पूरी कहानी की शुरुआत तब होती है जब मैं पहली बार कॉलेज पहुंचता हूं। मेरी नई ज़िंदगी की शुरुआत होने ही वाली थी, पर पहली समस्या जिसका मुझे सामना करना पड़ा वो समस्या थी मेरी हॉस्टल से रिलेटेड। मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में होने के कारण मेरी हॉस्टल की अर्जी अभी तक कंफर्म नहीं हुई थी। जेब में कुछ पैसे थे, मुंबई पहली बार आया था तो सोचा चलो थोड़ा घूम लिया जाए। फिर क्या, मैंने बस पकड़ी और चला गया जुहू बीच। जुहू बीच बहुत ही सुंदर थी। वैसे भी मैंने उस वक्त पहली बार समुद्र देखा था। ठंडी हवाएं, लोगों की भीड़, खेलते कूदते बच्चों के बीच मैं भूल ही गया मुझे हॉस्टल की लिस्ट में मेरा नाम भी देखना था कि वो कंफर्म हुआ है कि नहीं। जुहू बीच की सैर करके मैं कॉलेज की ओर रवाना हुआ। कॉलेज पहुंचते ही मुझे पता चला कि हॉस्टल की कंफर्म लिस्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में लगा दिया गया है। मैं वहां पहुंचा और पता चला मुझे रूम नंबर 39 कंफर्म हुई है। चलो, मैं थोड़ा खुश तो हुआ, पर यही रूम मुझे और एक स्टूडेंट के साथ शेयर करना था। मैंने लिस्ट में उसका नाम पढ़ा, शायद कोई बंगाली लड़का था। मैंने कॉलेज रिसेप्शन से मेरा बैग उठाया और चल पड़ा हॉस्टल की ओर। कॉलेज से हॉस्टल की दूरी लगभग 500 मीटर की थी। तब के ज़माने में तो दो ही ऑप्शन थे, साइकिल रिक्शा या फिर पैदल। मैंने रिक्शा का ऑप्शन ही सही समझा। मैंने एक रिक्शा ली और पहुंच गया हॉस्टल। हॉस्टल की ओर चलते चलते मैं सोच रहा था कि कैसे मैं हमेशा से ही अपनी स्कूल लाइफ से इस कॉलेज में पढ़ना चाहता था। यहाँ के हॉस्टल में रहना तो मेरे सपनों जैसा था। हॉस्टल थोड़ा पुराना सा था। घुमावदार सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते मैं अपने आने वाली जिंदगी के बारे में सोचकर खुश हो रहा था। रूम पे पहुंचते ही सबसे पहले मैंने दरवाज़ा खोला और रूम में घुसकर मेरा बैग बिस्तर पर पटक दिया। मेरा रूममेट अभी तक रूम में नहीं आया था। मुझे लगा आज का दिन आराम से पूरे बेड पे पैर पसार के सोऊंगा। मैं बिस्तर पर लेट गया और यही सब सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई और मुझे नींद आ गई। मेरी आंखें तब खुली जब मैंने पानी के गिरने की आवाज़ सुनी। मैं झट से उठ गया और पता चला कि बाथरूम के नल से पानी गिर रहा है। मैंने जल्द से पानी का गिरना बंद किया और सोचने लगा कि अचानक पानी गिरा कैसे और नल खुला कैसे था। बाथरूम से बाहर निकल के मैंने देखा मैंने रूम का दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया था। अब मैं पूरी तरह से निश्चिंत हो चुका था कि किसी ने ज़रूर कोई शरारत की है। वैसे ही तब के टाइम में रैगिंग में कोई रोक टोक नहीं थी। शाम तक मैंने मेरा रूम पूरी तरीके से सेट कर लिया। मेरा रूममेट भी आ चुका था, उससे अच्छी दोस्ती भी हो गई। दोनों एक साथ मिल के डिनर करने गए। बाकी स्टूडेंट से भी वही पेंट्री में मुलाकात हो गई। सीनियर्स लोगों से भी बात हुई। सब लोग अच्छे थे। बातों बातों में मैंने उन्हें अपना रूम नंबर बताया और उनका रूम नंबर भी पूछा। डिनर कंप्लीट किया। अभी कैंटीन से बाहर निकल ही रहा था कि किसी ने मुझे पीछे से बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और मैं रूम नंबर 38 में रहता हूँ। अगर स्टडी रिलेटेड कोई भी परेशानी हो तो मेरे साथ मिलो, मैं हेल्प कर सकता हूँ। उन्होंने और एक बात बताई कि रात को रूम की खिड़की को बंद करके सोऊं, क्योंकि समुद्र की ओर से बहुत तेज़ हवाएं आती है जिससे रात में परेशानी हो सकती है।
मैंने उन्हें थैंक यू बोला और चला गया अपने रूम में। रात को लगभग 10 बजे तक मैंने मेरे रूममेट से बात की। करीब 11 साढ़े 11 बजे तक नींद आने लगी थी और मैं सो गया। पर आज रात न जाने क्यों ठीक से सो ही नहीं पा रहा था। रात भर मुझे किसी के खांसने की आवाज़ें आ रही थी। मुझे लगा शायद मेरा रूममेट बीमार होगा, पर मैंने उसे कुछ ना बोलना ही सही समझा। और एक चीज़ रात को मेरे साथ हुई। मैं जितनी बार भी चद्दर तान के सोता था, पता नहीं कैसे मेरी चद्दर सरक जाती थी। ऐसा लगता था कि मानो कोई चद्दरों को खींच रहा हो, पर मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। वैसे भी वो मेरा पहला दिन था। अभी रात को थोड़ी गहरी नींद में सो ही रहा था कि धड़ाम से एक आवाज़ हुई और खिड़की खुल गई। मेरा रूममेट भी जग चुका था। मैंने पूछा क्या हो रहा है। उसने गर्दन हिलाकर समझा दिया कि उसे भी नहीं पता। मुझे याद आई मेरे उस सीनियर की सलाह जिसने मुझे खिड़की को बंद करने को कहा था। मैंने मेरे रूममेट्स को बताया कि समुद्र की ओर से हवाएं आती है, जिसके वजह से खिड़की खुल गई होगी। वैसे भी कड़ी मैंने लगाई थी कि नहीं, ये मुझे याद नहीं है। अभी मैं खिड़की की और उसे बंद करने बढ़ा ही था, खिड़की अपने आप बंद हो गई। अब इसका एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं था। मैंने मेरे रूममेट की तरफ देखा। अब वो भी थोड़ा सा डरा हुआ लग रहा था। कमरे में रोशनी थोड़ी कम थी और जितनी भी और रोशनी आ रही थी वो भी खिड़की की ओर से ही आ रही थी। मैं अभी मेरे रूममेट की तरफ ही देख रहा था कि मैंने दीवार पर एक साया जैसा कुछ देखा जो कि खिड़की की ओर से ही आ रहा था। खिड़की की तरफ मुड़ते ही मैंने देखा एक बच्चा, शायद 8 या 9 साल का, खिड़की से रूम के अंदर झांक रहा है। अंधेरे में उसका चेहरा तो मुझे नहीं दिखा, पर हरकतों से इतना पता तो चल ही रहा था कि वो रूम के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। इतना देखना ही था कि मेरी चीख निकल पड़ी। मेरा रूममेट निकल के भागा ही था कि मुझे धड़ाम से एक आवाज़ आई। मैंने झट से उठ के लाइट को जला दिया। मैंने देखा मेरा रूममेट जल्दबाजी में गिर पड़ा था। मैंने उसे उठाया और खिड़की की तरफ फिर से देखा, पर वहाँ अभी कोई नहीं था। इतने देर में कॉरिडोर की सारी लाइटें जल पड़ी थी। सीनियर्स लोग मेरे दरवाजे में आके मुझे मेरे नाम से पुकार रहे थे। मैंने दरवाज़ा खोला। सीनियर्स लोग रूम में आए। मैंने उन्हें सारी बातें बताई, पर उनकी हंसी छूट पड़ी थी। मुझे भी लगा शायद मुझे ही देखने में कोई गलती हुई होगी। मुझे उन्हें ये बात बतानी नहीं चाहिए थी। मैं अपने आप में एम्बैरेस्ड फील कर रहा था। मेरे रूममेट की तरफ देखते ही उसने आंखों से इशारा किया कि मैं इससे ज़्यादा और कुछ ना बोलूं। सीनियर्स हंसते हंसते चले गए। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। हॉस्टल की कॉरिडोर की लाइटें फिर से बुझ गई। अभी 2 मिनट ही हुए थे दरवाजे को बंद किए कि फिर से दरवाजे में एक नॉक हुई। अब मैं सचमुच डर चुका था। मैंने मेरे रूममेट की ओर इशारा किया कि वो दरवाजे को खोले। वो भी डरते डरते दरवाजे की ओर गया और उसने बोला क, 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 कौन? उस ओर से आवाज़ आई, मैं अमित, सेकंड ईयर, आज कैंटीन में मिला था। मेरे रूममेट ने दरवाज़ा खोल दिया। अमित आके मेरे बेड पे बैठा और उसने हमें बताया कि देखो, मुझे तुम्हारी बातों पे पूरी तरीके से विश्वास है, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है, क्योंकि मैं तुम्हारे रूम में रह चुका हूँ। मुझे पूरी तरीके से विश्वास है कि तुमने जो भी देखा वो सच है, क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुए हैं। उसने हमें बताया जब वो फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, उस दौरान उसे रूम नंबर 39 कंफर्म हुई थी। पहले के कुछ महीनों में रात को खिड़की अचानक से खुल जाती थी। उसे भी लगा कि शायद सीनियर्स मजाक कर रहे होंगे, पर धीरे धीरे उसे विश्वास होने लगा था कि जो कुछ इस रूम में हो रहा है वो नेचुरल नहीं है।
आए दिन उसकी चीज़ें गुम हो जाती थी, और जब वो चीज़ें मिलती थी तो ऐसी जगहों में जहां वो एक्सपेक्ट भी नहीं करता था। उसने बताया कि एक दिन उसने एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को अपने टेबल पर रखा था। पढ़ते पढ़ते उसे भूख लगी तो वो कुछ खाने चला गया। जब वो वापस लौटा तो वो इंस्ट्रूमेंट टेबल में नहीं था। नेक्स्ट दिन फर्स्ट पीरियड में उसे उस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल में लाना था। वो थोड़ा परेशान हो गया। सुबह जब वो उठा तो वही इंस्ट्रूमेंट दरवाजे की कुंडी में फंसा हुआ मिला। रूम में रहने के दौरान अक्सर ही उसे फील होने लगा था कि कोई हमेशा उसकी तरफ देख रहा है। जब भी वो कॉलेज से हॉस्टल आता था, रूम का दरवाज़ा खोलते ही अजीब सी एक महक आती थी। परेशान होकर उसने रूम बदलने की अर्जी दे दी। क्योंकि वो रूम में अकेला रहता था तो उसे साइड वाली रूम नंबर 38 मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई। उसने बोला ये सब बातें वो हमको बता रहा है, जितनी जल्दी हो सके हम उस रूम को छोड़ दें, इसी में हमारी भलाई है। मैं इतनी जल्दी सुपरनैचुरल चीज़ों में विश्वास नहीं करता। अभी भी कहीं ना कहीं मुझे यही लग रहा था कि ये सीनियर्स लोगों की रैगिंग करने की कोई नई तकनीक है। पर अमित की बातें सुनकर मैं पूरी तरह से डर चुका था। मैंने मेरे रूममेट की तरफ देखा। उसके सर का पसीना बता रहा था कि वो भी डर चुका है। अमित ने बताया कि अभी हमको सो जाना चाहिए क्योंकि कल हमारी कॉलेज की पहली क्लास है। हमको रूम चेंज करने का सजेशन देके वो अपने रूम चला गया। रात को हमने बत्ती जलाकर सोने का फैसला ही सही समझा। सुबह हुई और रात की सारी यादें मानो मिट सी गई। हमारे कॉलेज का पहला दिन बहुत अच्छा बीता। इसी तरह नई ज़िंदगी से तालमेल मिलाते मिलाते 2 हफ्ते कैसे चले गए पता ही नहीं चला। और फिर से एक रात जब मैं और मेरा रूममेट डिनर करके रूम पहुंचे तो हमने देखा कि किसी ने हमारे दोनों बेड दीवार पर झुकाकर सीधी खड़ी कर रखी है। मैं ये सब देख के इतना डर चुका था कि मैं डर से कांप रहा था। मेरा रूममेट भी डर चुका था। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि रूम में कोई भी चीज़ें अपनी जगह से नहीं हिली, सब वैसे की वैसी ही है, पर सिर्फ दीवार पर किसी ने हमारी दोनों बेड को चादर और तकिए समेत सीधा खड़ा कर रखा है। हमने हॉस्टल वार्डन को बुलाया। सारे स्टूडेंट से पूछताछ की गई पर कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि किसी ने यह हरकत की है। मुझे अमित की बात याद आई। मैं उसे बुलाकर दिखाना चाहता था पर किसी ने बताया कि वो अपने घर में गया हुआ है। तब तो मोबाइल का ज़माना भी नहीं था कि उसे फ़ोन करके बताता। अब एक ही रास्ता बचा था कि हम ये रूम छोड़ दें। पूरे 6 स्टूडेंट्स ने मिलके उन बेड को अपनी जगह में रखा था। मुझे समझ आ चुका था कि ये इंसानों की बस की बात नहीं है। रात को मैंने मम्मी पापा को फ़ोन करके सारी बातें बताई। मम्मी ने कहा कि रूम में भगवान की एक फ़ोटो लगा लूँ। मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, पर फिर भी मैंने दुकान से एक फ़ोटो लाकर रात को दीवार पर टांग लिया। आज नींद आने में थोड़ी देरी सी हुई। लगभग 1:30 या फिर 2 बजे होंगे कि मुझे लगा किसी ने मेरे कान पे कहा, मैं हिंदू नहीं हूँ। मैं डर से कांप गया। आंखें खोलते ही पहली चीज़ जो मैंने देखी वो थी मेरे रूममेट की आंखें। उसने अपनी आंखों से एक और इशारा किया। मैंने उस तरफ देखा। मैंने देखा ये वही बच्चा था जिससे मैंने उस रात को देखा था। ये बच्चा इंसानी था कि नहीं ये मुझे पता नहीं, पर उसके पैरों की तरफ देखते ही ऐसा लग रहा था कि ये इंसानों के पैर नहीं है। ऐसा लग रहा था किसी ने किसी जानवर के पैर काटकर शायद किसी इंसान को लगा दिए हैं। मैं उसके पैर की तरफ ही देख रहा था कि मैंने देखा उसके पैरों में एक हलचल जैसी कुछ हुई। अब वो चलने लगा था। चलते चलते वो बाथरूम की ओर बढ़ रहा था। मैंने देखा बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। वो बच्चा अभी बाथरूम में घुसने ही वाला था कि मेरे रूममेट ने लाइट जला दी।
सब गायब हो गया। ऐसा तो मैंने हॉलीवुड की मूवीज़ में ही देखा था, लेकिन ये सब घट मेरे साथ रहा था। हम रात भर जगे रहे और करते भी क्या, सुबह होते ही पहले हॉस्टल वार्डन के पास गए और रूम बदलने की अर्जी दे दी। उन्होंने बताया कि अभी रूम बदल नहीं सकते क्योंकि अभी कोई भी रूम खाली नहीं है। फिर भी अगर कोई भी रूम खाली हो तो वो हमें इन्फॉर्म करेंगे। हॉस्टल वार्डन के रूम से निकलकर हम अभी कॉलेज की ओर जा ही रहे थे कि मैंने मेरे रूममेट से पूछा कि कल रात एक्चुअली में हुआ क्या था। उसने बताया कि उसने पहले किसी के खांसने की आवाज़ सुनी तो वो मेरी तरफ पलटा, पर जैसे ही वो मेरी तरफ मुड़ा तो उसने देखा कि शायद कोई साया जैसा कुछ मेरे मुंह के ऊपर झुककर कुछ बड़बड़ा रहा है। उसे भाषा तो समझ नहीं आई। इससे पहले कि वो कुछ करता मैं उठ चुका था और वो साया रूम में चलने लगा था। फिर हम दोनों ने ही उन अजीब से पैरों को देखा। मैंने मेरे रूममेट को बताया कि हॉस्टल के पहले दिन खिड़की वाली घटना होने से पहले मैंने भी खांसने की आवाज़ें सुनी थी। उस दिन कॉलेज में सबको पता चल गया कि हमारे साथ क्या हुआ है। किसी ने विश्वास किया और बाकियों को लगा कि हमने ही उन चारपाइयों को दीवार पर टिकाया था। हम लोगों की सोच को बदल नहीं सकते थे और करते भी क्या, हर दिन रूम की लाइट जलाकर सोते थे, एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ते थे, एक साथ खाने जाते थे, यहाँ तक कि बाथरूम जाते वक्त भी दरवाज़ा बंद नहीं करते थे। धीरे धीरे हमारा डर दूर होने लगा था। अब रूम में वैसी घटनाएं भी होनी बंद हो गई। देखते ही देखते मिड टर्म्स के एग्ज़ाम भी आ गए। एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले ही मैंने स्टेशन जाकर घर जाने के लिए टिकट बुक कर दी। मेरा रूममेट घर नहीं जाना चाहता था। मैंने पूछा क्यों, तो उसने बताया कि उसके घर में रीफर्निशिंग का काम चल रहा है, घर जाके वो झंझटों में नहीं पड़ना चाहता। पर मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। फिर भी उसने मुझे बोला कि मुझे घर जाना चाहिए क्योंकि बहुत दिनों बाद हमको ऐसी छुट्टी मिली है। मैंने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, पर उसने मना कर दिया। मैंने भी इस बात को और नहीं बढ़ाया और मैं घर चला गया। छुट्टियाँ बहुत अच्छे से कटी। मैं छुट्टियाँ काटकर जब हॉस्टल पहुंचा लगभग 3 हफ्ते बाद, तो मैंने देखा दरवाजे पे ताला लगा है। मैंने सोचा मेरे रूम में शायद कहीं ताला लगाकर घूमने गया होगा। मैं दरवाजे की ओर बढ़ा ही था कि किसी ने अंदर से मेरे नाम से मुझे बुलाया और कहा, सुमित तू आया है क्या? मैं चौंक गया क्योंकि ये आवाज़ मेरी रूममेट की थी। मैंने उसे बताया, हाँ मैं आया हूँ, पर तुझे अंदर किसने बंद किया? उसने बताया कि दूसरे लोग आके उसे परेशान करते हैं, इसीलिए वो रूम बाहर से बंद कर देता है जिससे लोगों को लगे कि वो अंदर नहीं है। मैंने पूछा, तो तुम अगर अंदर हो तो बाहर से ताला कैसे मारते हो? मेरा ये पूछना ही था कि उसने दरवाजे के नीचे से चाबी को सरका दिया। मैंने दरवाज़ा खोला और रूम खोलते ही बहुत बदबूदार एक महक आई। मैंने मजाक में ही उससे पूछ लिया, भाई कितने दिनों से नहीं नहाया है? ऐसा लगा कि उसके कान में मेरी आवाज़ गई ही नहीं। वो खिड़की की तरफ देख के न जाने क्या धीरे धीरे बड़बड़ा रहा था। इतनी दूर के सफ़र के कारण वैसे भी मैं थक गया था। मैंने थोड़े देर के लिए बिस्तर में पड़े रहना ही सही समझा। कुछ देर आँख लग गई तो सो भी गया। आँख खुलते ही मैंने देखा मेरा रूममेट एकटक बिना पलके झपकाए मेरी ओर ही देख रहा है। अब मुझे उसकी थोड़ी चिंता हुई। मैंने पूछा कि तेरी तबीयत तो ठीक है ना? उसने बताया, हाँ ठीक है, बल्कि इतना ठीक उसने पहले कभी भी महसूस नहीं किया है। मैंने पूछा, अभी शाम है, चल कहीं घूम के आते? उसने बताया कि उसको नहीं जाना है। मैंने कहा, तब ठीक है, मैं भी नहीं जाऊंगा, चल शतरंज खेलते हैं। उसने मना कर दिया और बोला कि मैं उसको डिस्टर्ब ना करूं। अजीब बात थी, वो शतरंज का बहुत अच्छा प्लेयर था, बल्कि शतरंज का बोर्ड भी उसका ही था और हमेशा वही खेलने की चाह रखता था। आज पता नहीं उसे क्या हुआ। मैं ये सब सोच ही रहा था कि उसने मुझे पूछा,
कि तू जानना नहीं चाहता रूम का ताला मैंने बाहर से बंद कैसे किया। मैंने मुंडी हिलाकर हामी भरी। उसने बताया वो मेरी मदद करता है। मैंने पूछा कौन मदद करता है। उसने थोड़ा मुस्कुराकर कहा वही जो खिड़की पर रहता है। मैंने कहा कौन खिड़की पर रहता है। उसने बताया कि वो मुझे पसंद करता है और उसे पसंद नहीं कि कोई मुझे परेशान करे। और उसने मुझे ये भी बताया कि वो तुमको भी पसंद करता है। मैं अभी अपने आप पे और काबू नहीं रख पाया। मैंने चिल्लाकर उससे पूछ लिया कि कौन कौन पसंद करता है। मैंने ये बात चिल्लाकर कहा ही था कि मैंने मेरे रूममेट के चेहरे में बदलाव देखा। वो डर सा गया था, आंखों में उसके आंसू आ गए। उसने मुझे बताया कि सुमित तू चिल्ला क्यों रहा है। अभी मेरा दिमाग पूरी तरीके से घूम चुका था। मैंने उसे बता दिया देख, अगर तुझे ये सब मजाक लग रहा है ना, या फिर अगर तू सीनियर्स के साथ मिलके मुझे डराना चाहता है तो ऐसा बिल्कुल मत सोच कि तू इसमें कामयाब होगा। मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि अभी तक पूरे रूम में जो कुछ भी हुआ है वो तुम सभी का किया धरा है और अभी भी तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। अगर ये प्रैंक उन्हें बहुत मजाकिया लग रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ये बात मैं वार्डन को बता दूं तो शायद ये बात उसे मजाकिया नहीं लगेगी। अब मेरे रूममेट थोड़ा सा सहम गया। उसका चेहरा देख के अब मुझे भी विश्वास होने लगा था कि ये सब जो भी रूम में हो रहा है सब उनका ही प्लान था मुझे डराने का, क्योंकि जितना भी कुछ हुआ था वो सब कोई एक स्टूडेंट नहीं कर सकता था, सबकी मिली भगत थी। मैंने मन ही मन में ठान लिया कि अब मैं नहीं डरूंगा, बल्कि रूम में जो कुछ भी हो रहा होगा वो किसी को बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था अगर किसी को कुछ भी बोलूं तो उन्हें लगेगा कि वो मुझे डराने में कामयाब हो गए हैं। मुझे रूम नंबर 38 का अमित भी उनसे मिला हुआ लगा, पर अभी भी एक डाउट ज़रूर था कि उन्हें कैसे पता चला कि मैं आज ही आऊँगा, क्योंकि ठीक मेरे आने से ही पहले उन्होंने रूम के दरवाजे में ताला कैसे मारा। मुझे लगा शायद किसी ने मुझे बैल्कनी से देख लिया होगा और जब मैं सीढ़ी से चल रहा था तभी ताला मारा होगा। मुझे मेरे रूममेट के ऊपर बहुत गुस्सा आया। रात को डिनर करते जाते वक्त मैंने उसे बुलाया तक नहीं। जब मैं डिनर करने पेंट्री पहुंचा, न जाने सब मेरी तरफ कैसे घूर रहे थे। मुझे कुछ हॉस्टल के लड़के मिले। उन्होंने मुझे पूछा क्या मैं अपने रूममेट से मिला हूँ, उसने क्या मुझे कुछ बोला है, क्योंकि जब मैं छुट्टियों में घर गया था मेरा रूममेट रूम से ज़्यादा नहीं निकलता था, ना डिनर करने टाइम पे आता था, बल्कि क्लास में भी नहीं जाता था। मैंने उन्हें बोल दिया कि मुझे कुछ नहीं मालूम और प्लीज़ ये सब मजाक करना बंद करें, क्योंकि बहुत हो चुका है। मुझे सब पता चल गया है कि इतने दिन से रूम में जो कुछ भी हो रहा है सब उनका किया धरा है। सब ने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। उन सब ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो मेरे रूममेट के बारे में चिंतित है। मैं उनकी बातों में नहीं आने वाला था। मैंने अपना डिनर कंप्लीट किया और उन्हें एक्सक्यूज़ मी कह के बाथरूम की ओर चला गया। बाथरूम से निकलकर मैं हॉस्टल की ओर बढ़ा ही था कि अचानक एक ठंडी हवा ने मुझे झंझोड़ दिया। अजीब सा एक डर महसूस हो रहा था। फिर भी मैंने किसी भी बात की परवाह ना करते हुए हॉस्टल की रूम का दरवाज़ा खोला। मेरा रूममेट अभी भी बिस्तर में वैसे ही बैठा था जैसा मैं उसको छोड़ के गया था। मैंने उससे बात नहीं की और सोने चला गया। अभी 1:30 बजे होंगे कि मुझे नींद आने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। मैं अपने रूममेट की तरफ मुड़ा। मैंने देखा वो अपने बिस्तर पे नहीं था। अंधेरे में देखने की कोशिश करते हुए मैंने देखा कि खिड़की की ओर से एक रोशनी आ रही है। खिड़की की तरफ मुड़ते ही मैंने देखा मेरा रूममेट खिड़की पर ही खड़ा था। ध्यान से सुनने पे लगा कि वो कुछ बड़बड़ा रहा है। मैंने आगे बढ़कर देखा कि मेरा रूममेट जिसके साथ बड़बड़ा रहा था वो कोई और नहीं, वही बच्चा था जिसे हमने कुछ दिनों पहले हमारे रूम में देखा था। वो बच्चा अपने दोनों हाथों को खिड़की पे फंसाए खड़ा हुआ था। मैंने इतना देखा ही था कि मैं डर से कांप गया। ऐसा लगा कि मेरे पैर सुन पड़ गए। मैंने चिल्लाकर मेरे रूममेट से पूछा कि तू क्या कर रहा है। मेरा रूममेट मेरी तरफ मुड़ा
और उसने बोला, सुमित, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। उसकी आवाज़ में पता नहीं कैसा एक बदलाव था। मैं बहुत डर गया, इतना डर गया कि मैं अपने पैरों को फील ही नहीं कर पा रहा था। मैं लाइट जलाना चाहता था पर मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। मैं इतना डर गया था कि अभी बिलक बिलक कर रोने लगा था। मैंने बोला, भाई मुझे माफ़ कर दे, मैं सचमुच डर गया हूँ, मुझे प्लीज़ और मत डरा, मैं कल ही रूम छोड़ दूँगा। मेरा इतना बोलना ही था कि मुझे लगा मैं अभी हिल पा रहा हूँ। मैं रूम से बाहर निकलने जा रहा था कि मेरे रूममेट ने बोला, सुमित, जाने से पहले मुझे भी साथ ले जा। मुझे उसकी बात कुछ समझ नहीं आई। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा भी मुझे नहीं दिख रहा था, पर इतना ज़रूर पता चल रहा था कि शायद वो भी किसी बात से दुखी है। मैंने पूछा कि तू क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा इतना बोलना ही था कि हमारे रूम के बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मैंने बाथरूम के अंदर झांका तो देखा पता नहीं बाथरूम में कुछ पड़ा हुआ था। मेरे रूममेट ने मुझे बाथरूम की ओर जाने के लिए हाथ से इशारा किया। मैंने बाथरूम की लाइट जलाई। बाथरूम में किसी की बॉडी पड़ी थी। मैं डर गया था, पर मेडिकल स्टूडेंट होने की वजह से मैं इससे पहले भी बहुत सारी लाशें देख चुका था। मैंने देखा उस लाश के सर की तरफ से बहुत खून बह रहा था। कुछ कुछ जगहों में खून तो सूख भी चुका था। आसपास मक्खियाँ भिनभिना रही थी। मैंने मेरे रूममेट से पूछा कि ये किसकी लाश है। उस ओर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने लाश को जैसे ही पलटा, मैं चिल्ला उठा। वो मेरे रूममेट की लाश थी। कुछ समझ नहीं आया, सब घूम रहा था। बार बार कान में आवाज़ गूंज रही थी। भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। मैं झूठ नहीं बोल रहा था। मुझे लगा मैं पागल हो जाऊंगा। ये सब सोचते सोचते मैं उधर ही बेहोश हो गया। उस रात के बाद सुबह मैंने खुद को हॉस्पिटल में पाया। पुलिस भी शाम तक आ गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं हॉस्टल कब आया था। मैंने बताया 2 दिन पहले। उन्होंने पूछा, पिछले 4 दिन से तुम्हारा रूममेट मर के बाथरूम में पड़ा था, तुमने लौटते ही पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? मैंने पुलिस को बताया कि दरअसल मैं जब रूम में पहुंचा, मैंने एक बार भी बाथरूम नहीं खोला था। रात को कैंटीन पे जब मैंने डिनर कंप्लीट किया, मैंने कैंटीन का बाथरूम ही यूज़ किया था। उन्होंने दूसरे स्टूडेंट से भी पूछताछ की। सब ने यही बताया कि मेरे जाने के बाद मेरा रूममेट सबसे उतना मिलता नहीं था, बल्कि क्लासेस में भी उतना नहीं आता था और पता नहीं दरवाजे में ताला लगाकर कहाँ चला जाता था। पुलिस मेरे ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पाई क्योंकि पोस्टमार्टम के हिसाब से मेरा रूममेट 4 दिन पहले ही मर चुका था और मैं ठीक उसके 2 दिन बाद रूम में आया था। पुलिस ने रूम को सील कर दिया। मुझे मेरा सामान लेके दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। बाद में मैंने बहुत बार कोशिश की ये जानने की कि उस रूम का एक्चुअली राज क्या था और वो बच्चा कौन था, लेकिन कॉलेज वालों, टीचर्स और प्रिंसिपल ने मिलके मेरी इस कोशिश को दबा दिया। वो नहीं चाहते थे कि कॉलेज के नाम में कोई बदनामी हो। मैंने भी इसके बाद और कोई कोशिश नहीं की क्योंकि मैं इसके बाद भी इस कॉलेज में पढ़ना चाहता था और शायद मेरे रिजल्ट में भी इसका फ़र्क पड़ता। आज भी जब मैं उन बातों को याद करता हूँ तो मैं डर जाता हूँ। आज मैं मध्य प्रदेश में एक डॉक्टर हूँ, पर जब भी कोई मुझे ये बोलता है कि वो भूत प्रेतों पे विश्वास नहीं करता तो मैं मुस्कुरा देता हूँ।